नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने जो सेट्स के या समुच्चय के जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक से जुड़े हुए सवाल हमने एनसीईआरटी की बुक से कवर किए हैं। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स है तो उनसे जो भी हम कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा सा और बहुत ढंग से क्लियर हो रहा होगा। तो जो प्रश्नावलियाँ हमने अब तक की है वो एनसीईआरटी से थी। अब हम इस चीज़ को सेट्स को समझने के लिए थोड़ा सा आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है, आरबीएससी की ओल्ड बुक्स, आरबीएससी की ओल्ड बुक्स किसे कहते हैं, बट 2010 से पहले जो बुक्स चला करती थी आरबीएससी की, उन बुक्स को हम आरबीएससी की ओल्ड बुक्स कहते हैं। तो 2010 से पहले जो बुक्स चलती थी, 11th में 4 बुक्स आती थी और 12th में भी 4 बुक्स आती थी। तो ये जो 4 8 बुक्स होती थी काफ़ी अच्छी बुक्स है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि खूब सारे इनमें सवाल होते थे, प्रैक्टिस के लिए खूब सारा कंटेंट हुआ करता था। तो हम साथ साथ इन बुक्स को भी चलाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की राय भी है कि भाई इनमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आरबीएससी में। तो फिर बढ़िया, जहाँ से भी अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर आरपीएससी क्वेश्चन डाल रही है जहाँ से, तो हमें तो वो सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो अच्छी बात है कि अगर इन बुक्स में से आता है तो ये बुक्स भी पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक चल ही रहा है, उस टॉपिक के साथ साथ आरबीएससी की जो ओल्ड बुक्स के हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहले आपको बता देता हूँ कि 11th के अंदर एक बुक चलती थी जिसका नाम था बीजगणित। आप अगर जो आरबीएससी की पुरानी बुक्स उठाएंगे उसमें एक बुक का नाम है जिसका नाम है बीजगणित, 11th के अंदर चलती थी। उस 11th की जो बीजगणित की बुक थी उसकी एक्सरसाइज नंबर 11 है समुच्चय। एक्सरसाइज 11 है जिसका नाम है समुच्चय, और हम समुच्चय ही पढ़ रहे हैं तो हम उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से भी निकाल लेंगे। आरबीसी की जो पुरानी बुक्स है उससे भी हम निकाल लेंगे। तो उसमें 2 एक्सरसाइज थी, 11.1 और 11.2। इन दोनों एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही आपने देखा होगा, मैंने जो कोर्स के कंटेंट में डाला था कि हम दोनों बुक्स जो है वो पढ़ के चलेंगे। एनसीईआरटी भी करेंगे, आरबीसी की जो ओल्ड बुक्स है उनको भी कवर करेंगे, और ये 2 बुक्स तो हमें करनी है पूरी पूरी। उसके अलावा हम और भी एक्स्ट्रा बुक्स जहाँ से भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है या पूछे जाने की संभावना है उन सारी बुक्स को क्लियर करेंगे और हमारे कंसेप्ट को अच्छा करेंगे। जब तक हमारे कंसेप्ट, हमारे बेसिक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम उस टॉपिक को कवर करते रहेंगे, और जब हमें लगेगा कि हाँ भाई ये बेसिक क्लियर हो गए हैं, टॉपिक एकदम अच्छे हो गए, तो हम अगले वाले टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 ये है बेटा, प्रश्नावली 11.1। बेटा यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें पहले से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आरबीसी की बुक्स पढ़ते हुए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आरपीसी क्वेश्चन आते हैं, तो आरपीसी क्वेश्चन आने का ये मतलब नहीं है कि बुक्स अच्छी है या बहुत स्टैंडर्ड की बुक है। इन बुक्स में काफ़ी करेक्शन है, काफ़ी गलती है, इसीलिए हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। क्योंकि हमें जो डर लगता है वो ये लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हमारी गलती से गलत होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी बुक्स को प्रेफर करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, और उस बुक में गलत था और हमने उस बुक की गलती को पढ़ा और उसको उसी तरीके से हमने पेपर में करके आ गए, तो बुक्स की गलती वजह से हमारे नंबर कट गए। और आरपीएससी जैसे हम कंपटीशन दे रहे हैं, जो टफ कंपटीशन है, उन कंपटीशन में तो एक एक मार्क्स मायने रखता है, तो हमारी बुक्स की वजह से हमारे नंबर कटे, ये नुकसान हो, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है। तो इसलिए पहले से हमें पता होना चाहिए कि हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें त्रुटि है या नहीं है। तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स में कहीं त्रुटि नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत अच्छे से सोच समझ के एक एक शब्द को लिखते हुए सोच समझ के डाला गया। क्योंकि ये बुक्स केवल राजस्थान में नहीं चलती है, ये पूरे भारत में चलती है, सीबीएसई में कई सालों से ये बुक्स चल रही है। तो बहुत सोच समझ के इन बुक्स को बनाया गया, त्रुटि से एररलेस बनाया गया, कोई गलती नहीं रखी गई इनके अंदर, और रखी भी अगर कोई छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक हो भी गई तो अगले साल दुरुस्त कर दिया जाता है, तो इनमें गलतियाँ नहीं रखी जाती। इसलिए हम पहली बुक जो है, फर्स्ट बुक जो प्रेफरेंस देते हैं वो एनसीईआरटी को देते हैं। सेकंड बुक जो है वो आप इनको पढ़ सकते हैं। अभी आपको गलती ही दिखा देता हूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि अक्षरों का समुच्चय बनाइए। ठीक है, हम समुच्चय बनाएंगे। अब ये बताइए, देखिए मैथमेटिक्स में ये एम बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये अंग्रेजी के हिसाब से पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी अक्षर छोटा होता है। तो बेटा हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बात, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप बॉल को बैट से मार रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसमें क्या गलती है, तो मैं कहूँगा गलती ये है कि बैट से बॉल को मारना गलत नहीं है, लेकिन आप फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल में बैट से बॉल को नहीं मारते। हाँ, क्रिकेट अगर आप खेल रहे होते फिर बैट से मार रहे होते तो ठीक है, लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल फुटबॉल में भी है, लेकिन यहाँ पर आप बैट से नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ से पैरों से मारने का नियम है। तो मैथमेटिक्स शब्द ठीक है, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आप यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब बताइए, ये वाला एम और ये वाला एम एक माना जाएगा या अलग अलग माना जाएगा? है तो दोनों एम ही, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो क्या दोनों को सेम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब आप पीछे के आंसर देखिए, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है, पीछे आप आंसर देखेंगे तो पीछे आंसर में स्मॉल एम दिखाया गया है इसको। अब बताइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल एम, आंसर में दिखा हुआ है स्मॉल एम, तो ये जो गलती है ना ये बहुत ज़्यादा होती है। अब इन चीज़ों को कैसे पढ़ के जाइए, जब क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर तो गलत होना ही होना है। अब सही क्वेश्चन गलत क्वेश्चन का सही आंसर कैसे हो सकता है? तो ये त्रुटियां जो है ये भरी पड़ी है इन किताबों के अंदर, इसलिए इनसे बचना पड़ेगा आपको। बहुत सोच समझ के इन बुक्स को पढ़ते टाइम आपको सवालों को भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो अक्षर बेटा या तो सारे कैपिटल हो या सारे स्मॉल हो,
ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि इस सेम को अलग अलग मानना है या एक मानना है। तो ये जो त्रुटि है ना, ये अब आप एनसीईआरटी वर्क में नहीं देखेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए देखा होगा, उसमें सब कैपिटल लिखे हुए थे, सब के सब, ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये जो एम है ये हम स्मॉल एम कर देते हैं, आर में स्मॉल आर कर देते हैं, क्योंकि पीछे के आंसर के हिसाब से कर रहा हूँ बेटा मैं। आई ये सब स्मॉल है, एम ए, जो जो एक एक बार आता जा रहा है उनको लिखते जाइए, एम ए टी एच, ये सब एक एक बार आ रहे हैं। ई भी एक बार आ रहा है, ठीक है। एम दोबारा आ चुका, पहले आ चुका, ए पहले आ चुका, टी पहले आ चुका, आई नहीं आया, लिख लीजिए, सी नहीं आया, लिख लीजिए, एस नहीं आया, लिख लीजिए, ये लीजिए। अब आप पीछे का आंसर देखेंगे यही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन में कैपिटल एम नहीं बल्कि स्मॉल एम है। ऐसे ही राजस्थान में ये स्मॉल आर है, आर ए जे ए एस टी, जो एक एक बार आ रहा है उसको एक एक बार ही लिखिए, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ए दोबारा आ गया नहीं लिखना, एन पहली बार आ रहा है लिख लीजिए। ऐसे ही इंडिया में आई एन डी, आई आ चुका, ए बचा, ये आपका समुच्चय तैयार हो गया। आइए आगे बढ़ते, इसे रोस्टर रूप में लिखिए। लिखते हैं साहब, प्राकृत संख्याएं वो जो 10 से छोटी या 10 के बराबर है, और प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 10 के बराबर तक जाना है, तो बराबर तक जाना है तो 10 तक चले गए। अगला है पूर्णांक, लिखिए -5 से लेकर +5 तक, तो पूर्णांक है -5 -4 -3 -2 1 0 सॉरी -1 0 +1 +2 +3 +4 और +5, ये लीजिए, ये पूर्णांक हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 3n, x बराबर 3n मतलब, और n जो है वो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। n का मान, स्मॉल n का मान रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, और x का मान आता जा रहा है, तो 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें से परिमित कौन सा है, अपरिमित कौन सा है? परिमित जिसमें समुच्चय खत्म होता हो, अपरिमित जिसमें समुच्चय चलता रहे चलता रहे चलता रहे। समस्त संख्या, समस्त सम संख्याएं चलती रहेगी, 2 4 6 8 डैश डैश। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ यही गड़बड़ करता है ये सम संख्या। संख्याएं क्या होती है, या तो आप पूर्णांक बताइए या वास्तविक संख्या बताइए। तो ये जो मैंने कहा ना, ये किताबों में बहुत त्रुटि होती है, छोटी छोटी बातें होती है जो कन्फ्यूज़ कर देती है। ठीक है, आरपीसी जैसे एग्जाम में जब आप उतर रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़न क्या होगा, बाद में फिर चैलेंजिंग होगा, बाद में कोर्ट में जाएंगी, चीज़ें अटकेंगी, क्योंकि होना ही यही। कोई बोलेगा संख्याओं का मतलब सर मैंने तो पूर्णांक माना है, कोई कहेगा संख्याओं का मतलब मैंने तो प्राकृत संख्याएं मानी है, क्योंकि इसने तो क्लियर किया नहीं, इस तो संख्याएं लिखी है। प्राकृत संख्याएं भी संख्याएं होती है, पूर्णांक भी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं भी संख्याएं होती है। तो ये संख्याएं शब्द किसके लिए? तो हर कोई, जो खुला शब्द है ये तो खुला होने की वजह से जिसने जो लिया वो ठीक है। कोई अगर पूर्णांक ले रहा है तो भी सही है। अब देखिए, मैं अगर पूर्णांक ले रहा हूँ तो मेरा भी सही है। ये देखिए 0 2 4 6 8 डैश डैश -2 -4 -6 डैश। और कोई अगर पूर्णांक नहीं ले रहा है और प्राकृत संख्या ले रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि गलत वो भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो स्पष्ट नहीं किया ना। क्वेश्चन ने अगर मना किया होता तो हम ये नहीं ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने शब्द लिखा है संख्याएं। अब संख्या लिखने की वजह से 2 4 6 8 ले लिया, ये भी ठीक है। इसमें वो कहेगा मैंने तो प्राकृत संख्याएं समझिए संख्याओं का मतलब, तो सही है, प्राकृत संख्या भी ले सकता है। तो ये अधूरापन जो है ना इन बुक्स के अंदर पाया जाएगा आपके साथ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, किसी रेखाखंड के बिंदु का समुच्चय। देखिए एक रेखाखंड पे अनंत बिंदु होते हैं, अब इसमें कितने बिंदु हैं हम पता ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपरिमित है, अपरिमित। राजस्थान के जिलों का समुच्चय परिमित। आप आराम से गिन के समुच्चय बना के बता सकते हैं कि ये पहला से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला जिला, तो ये परिमित हो गया। 28 के गुणनखंड परिमित है। 28 के कौन कौन गुणनखंड होंगे, जो आप टुकड़े करेंगे तो 28 के टुकड़े होंगे। 28 पहले 2 से जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यही, बस ये चीज़ें जो लिखते नहीं, मैंने पहले कहा था ये अस्पष्ट है बेटा, बिल्कुल अस्पष्ट है। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है टुकड़े, है ना। अब यहाँ पे ये कहना चाहिए अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि याद है क्या, पुरानी किताब को उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करके गुणनखंड बनाना। अब यहाँ गुणनखंड बनाएगा तो सारे बनेंगे, देखिए जिसका भाग जाता है वो सब आ गया।
28 में 1 का भाग जाता है वो भी गुणनखंड। अब यहाँ पे जो गुणनखंड शब्द है ये अस्पष्ट है, किन चीज़ों को लिखना है। 28 के कई प्रकार से गुणनखंड हो सकते हैं, कौन से गुणनखंड को लिखना है कौन से को नहीं लिखना। देखिए ये जो 28 है, 28 के गुणनखंड ये भी हो सकते हैं 28 गुणा 1, 28 के गुणनखंड ये भी हो सकते हैं 2 गुणा 14 गुणा 1, 28 के ये भी गुणनखंड हो सकते हैं 4 गुणा 7। अब कौन से गुणनखंड लिखने बताइए। अब ये अधूरापन मैंने पहले शुरू में समझा था, ये अधूरापन है इनके अंदर, भयंकर अधूरापन है, चीज़ों को स्पष्ट नहीं करते। आप एनसीईआरटी में देखिए ऐसी गलतियाँ नहीं होती, एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली बताते हैं। छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में आ रही होगी लेकिन इनका बहुत मायने होता है। ये पेपर में चैलेंज है बेटा, इनको चैलेंज करेंगे, पेपर में आ जाइए चैलेंज है ये क्वेश्चन। और कोई 28 करके आ रहा है वो भी सही है, क्यों, क्योंकि 28 के गुणनखंड 1 और 28 होते हैं। कोई अगर इसको 4 7 1 करके आ रहा है वो भी सही है, क्योंकि ये भी गुणनखंड होते हैं। और कोई अगर इसके गुणनखंड को 2 14 या 2 14 1 करके आता है तो भी सही है, 2 14 करके आता है तब भी सही है, क्योंकि 2 14 का गुणा कीजिए 28 आएगा। तो ये अस्पष्ट है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक खासियत होती है वो इकलौते होते हैं, किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड 2 नहीं हो सकते। तो 28 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 2 2 गुणा 2 4 और 7। तो गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 7, ये इकलौता तरीका होगा। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पर में ये कहती है कि अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं किसी भी नंबर के, किसी भी प्राकृत संख्या के, अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इकलौते होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए था वो अभाज्य होना चाहिए था, ना कि गुणनखंड। तो ये अधूरा क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इनके अंदर। अगला है 0 से 1 के बीच में परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं अगर आप बनाना शुरू करते हो तो वो अनंत तक है, 0 से 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमित। अगर आप बनाना शुरू करें तो बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, बनते जाएंगे। क्यों, क्योंकि 0 1 के बीच में 0.1 अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। 0.001 ये भी है परिमेय संख्या है, 0.001 ये भी परिमेय संख्या है। आप दशमलव के बाद में जो भी संख्या खत्म होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सब संख्याएं परिमेय संख्या है, और बनाते जाइए बनती जाएगी। 0 और 1 के बीच में आप जितनी चाहे उतनी संख्याएं बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी, और जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, इसका मतलब फिर है परिमित है, क्योंकि खत्म तो कहीं हो ही नहीं रही। आपको समझाता हूँ इस बात को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आइए इसको ऐसे समझिए बेटा, ये 0 है ये 1 है, इसके बीच में उतनी संख्याएं जितनी आप चाहते हैं। कैसे, अगर आप इसके बीच में 10 संख्याएं चाहते हैं तो ये लीजिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड डैश डैश 0.9 बन गई। ये टोटल 9 संख्याएं हो गई और ये 2 एक किनारे हो गए, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं इनके बीच में 100 संख्याएं 99 संख्याएं हो तो 0.01 0.02 0.03 से लेकर 0.99 तक, ये लीजिए ये 99 बीच में होगी, 2 ही होगी। अब इनके बीच में, इन्हीं दो नंबरों के बीच में कितनी संख्याएं होगी, 101 संख्याएं होगी अगर इन दोनों को शामिल करें तो। अब इनके बीच में देखिए 1001 संख्याएं हो जाएगी, 0.01 0.02 डैश 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 0.999, ये लीजिए ये 1001 संख्याएं होगी। अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0.001, ये 10,000 संख्या हो जाएगी। तो आप इसको दशमलव के कौन से लेवल तक लिखते हैं, किस स्तर तक लिखते हैं, उसके हिसाब से संख्याएं इनके बीच में बढ़ती जाएगी। और बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि पहले से थी, नहीं पहले से थी, लेकिन हम दशमलव के 1 स्थान तक ले रहे थे इसलिए 9 ही आ रही थी। दशमलव के 2 स्थान तक लेना शुरू किया, 99 आ गई। दशमलव के 3 स्थान तक लेना शुरू किया, 999 संख्याएं आ गई। दशमलव के 4 स्तर तक लिया, 4 दशमलव तक लिया तो 9,999 यानी लगभग 10,000 संख्याएं आने लग गई। तो दशमलव के कौन से स्थान तक ले रहे हैं उतनी संख्या इनके बीच में आ जाएंगी। इसका मतलब है तभी तो आ जाएंगी ना, तो इसका मतलब है तो सही ना, बीच में है तो कितनी संख्या है बीच में, उतनी है जितनी आप लेना चाहें, और जितनी है उतनी लेना चाहें तो इसका मतलब बढ़ती रहेगी, तो ये अपरिमित है। तो इसलिए मैंने इसका जवाब दिया है कि अपरिमित है, ठीक है। एक समतल में रेखाओं का समुच्चय, एक समतल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, जितनी चाहे, आड़ी टेढ़ी खींचते जाइए, तो ये अपरिमित है, ये बेटा अपरिमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समुच्चय रिक्त है, खाली कौन सा है। 11 से बड़ी होनी चाहिए, 15 से छोटी होनी चाहिए और 5 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए 11 से बड़ी मिल जाएगी, कई संख्याएं हैं, 11 से बड़ी 12 13 14 15 डैश डैश पूरी है। 15 से छोटी, ठीक है 14 है। 11 से बड़ी यानी हमें नंबर ऐसा लेना है जो 11 से तो बड़ा हो, प्राकृत संख्या हो। ये देखिए 11 से बड़ा हो, 15 से छोटा हो और 5 का भाग जाता हो। अब 11 और 15 के बीच में आता है 12 13 14, प्राकृत संख्याएं 11 और 15 के बीच में आती है 12 13 14, उनमें से किसी में 5 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये समुच्चय खाली है।
ये समुच्चय खाली है। क्यों? क्योंकि 11 से बड़ा और 15 से छोटा, क्योंकि 11 और 15 के बीच में ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 का भाग जाता हो। 15 में जाता है और फिर 11 से पहले 10 में जाता है। 11 से 15 के बीच में कोई नंबर नहीं है। अच्छा, ये समुच्चय रिक्त नहीं है क्योंकि इस समुच्चय के बीच में 0 आ रहा है, भरा हुआ है। भरा हुआ है इसका मतलब ये अरिक्त है, खाली नहीं है। अच्छा, ये भी खाली नहीं है क्योंकि अंदर कुछ भी आ रहा है ना, खाली से कहते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम खाली स्थान। ये भी अरिक्त है, भरा हुआ है। क्यों? कुछ तो है ना, चाहे कुछ भी हो, फिर अगर कुछ है इसके अंदर तो इसका मतलब रिक्त नहीं है, अरिक्त। 0 और 1 के बीच में प्राकृत संख्या है, 0 और 1 के बीच में नहीं होती क्योंकि 1 प्राकृत संख्या है, 1 के बाद सीधा 2 आता है। 0 और 1 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, नहीं होती मतलब ये खाली है, रिक्त। ठीक है, चलिए इनमें से बताना है कि कौन सा समुच्चय समान है। ये 1 2 3 है, ये 6 के गुणनखंड है। अब जिन जिन में 6 का भाग जाता है वो बनाइए। गुणनखंड का मतलब यहाँ से हम यही मान के चलेंगे, गुणनखंड का मतलब ये पूछ रहा है कि जिन जिन का भाग जाता है, ये गुणनखंड नहीं शब्द हो के, अब ये शब्द होना चाहिए भाजक, जो 6 के भाजक है। अब 6 का भाग जिन जिन में जाए, जो भी 6 को विभाजित करते हैं उन सब की लिस्ट बनाइए। तो 1 2 3, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, खुद 6 का भाग जाता है। और आप देखेंगे तो देखिए भाजक है। ये अस्पष्टता जो होती है वो एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनमें नहीं होती, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को जो राइटर बनाता है वो तो खुद बनाता ही बनाता है, उसके अलावा 2 3 लोग उसको रिव्यू भी करते हैं। रिव्यू करने मतलब चेक करते हैं कि वो कहीं गलती तो नहीं है। आपने देखा होगा पूरी लिस्ट आती है। अब यहाँ पे जो बुक्स देखते हैं आप, एक राइटर लिख रहा है, 2 राइटर बुक्स को लिख रहे हैं, रिव्यू कोई नहीं कर रहा, मतलब चेक क्रॉस चेक नहीं कर रहा कि बुक में जो लिखा हुआ है वो सही है, गलत है, नहीं है। तो जो अच्छी बुक्स होती है उसमें आपको कई लेवल पे आदमी चेक होने वाले मिलेंगे, बनाने वाले अलग होंगे, फिर उनको रिव्यू करने वाले अलग होंगे, फिर सेकेंडरी लेवल पे रिव्यू करने वाले अलग होंगे, फिर फाइनल रिव्यू करने वाले अलग होंगे, ताकि बुक जो है वो एकदम परिशुद्ध होकर निकले, उसमें कोई भी त्रुटि नाम की चीज़ ना रहे। क्योंकि अगर बुक्स में कोई गलती हुई तो बच्चा तो उसी से पढ़ रहा है, उसी से पढ़ रहा है तो वो भी गलती पड़ेगा, और गलत पड़ेगा तो फिर उसका नुकसान तो वो उठाएगा ही। तो ये गलती ना हो इसलिए किताबों को बहुत बारीकी से बनाया जाता है। इन्हीं को स्टैंडर्ड बुक कहते हैं जो बारीकियां देखती है। अब ये 1 2 3 4 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अब पीछे जब आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे जो गुणनखंड है उसकी जगह 1 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है। इसका मतलब 1 और 6 शामिल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 2 और 3 शामिल है। 2 और 3 जो है वो सिर्फ अभाज्य है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो गुणनखंड गलत है। यहाँ पे अभाज्य या तो भाजक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाजक आएगा तो 1 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड का जो मतलब है वो है अभाज्य गुणनखंड। देखिए बेटा, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब टुकड़े, आप कैसे भी टुकड़े करते चल जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए गुणनखंड करना, अभाज्य। और रिपीट कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड इकलौते होते हैं, ये इकलौते होते हैं। गुणनखंड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। 6 के कई प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं आप। 6 गुणा 1 खाली गुणनखंड जो है वो ये हो गया 6 गुणा 1, ये भी गुणनखंड है। 2 गुणा 3 ये भी गुणनखंड है। ठीक है, ये दोनों ही गुणनखंड है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड कौन है? जिनमें अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है वो ये, और वो इकलौता होता है। आप किसी भी नंबर को अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अगर टुकड़े कर रहे हैं तो इकलौता ही एक तरीका होगा, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो इसकी बोनस मार्किंग पक्की है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरफ जाए ये गलत ही जाएंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड के भाजक लेने, गुणनखंड का क्या मतलब, और गुणनखंड लेने तो फिर कौन से लेने हैं? क्योंकि जब 1 से ज़्यादा गुणनखंड है तो एक्चुअली ये समुच्चय नहीं बनता, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा में कहा गया था सुपरिभाषित, एकदम परिभाषित होना चाहिए। मैं समुच्चय बनाऊं तो भी वही बनना चाहिए, कोई और बनाए तब भी वही बनना चाहिए। अगर मैं बना रहा हूँ वो अलग बन रहा है, कोई और बना रहा है वो अलग बन रहा है, दोनों ही सही है, तो इसका मतलब वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे सुपरिभाषित होने की प्रॉब्लम है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये पूरा गलत गया। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा ठीक करते हैं कि भाई अभाज्य गुणनखंड ले लें, तो अभाज्य गुणनखंड लेते ही ये हो जाता है हमारा सिर्फ 2 और 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 3, और 2 और 3 होने के बाद कोई समुच्चय समान नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ये कोई सा भी समान नहीं है। अब पीछे आप आंसर देखेंगे तो 1 और 2 को समान दिखा रखे हैं, तो 1 और 2 कैसे समान होगा? यहाँ 1 होना चाहिए था, और 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप आरबीएससी वाली बुक्स पढ़ें तो बहुत सोच समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारी गलती हैं। आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो इस वजह से गलत हो जाएगा, किताबों में गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय का मतलब होता है बेटा जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो, चाहे अवयव चाहे कोई भी हो, लेकिन बराबर काउंटिंग में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 अवयव है इस समुच्चय में, इसमें 3 है। तो अगर मैं इसको ए समुच्चय नाम दूं तो मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ ए की कोटि 3 है।
अगर इसको मैं बी समुच्चय नाम दूँ तो यहाँ पे मुझे 1 से लेकर 5 तक चलना है। तो हमें 1 से लेकर 5 तक चलना है, लेकिन ना तो 1 को शामिल करना है ना 5 को शामिल करना है। क्यों? 1 से तो बड़ा है, 5 से छोटा है। तो प्राकृत संख्या हमारे पास आएगी 2, 3, 4। हाँ बेटा, जो लेक्चर ये पढ़ रहे हैं उसको एक बात समझाना चाहूँगा कि लेक्चर को स्किप ना करें। अगर ये लेक्चर 7 पढ़ रहे हैं या 10th पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले वाले सारे लेक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लगातार देख रहे हैं तो ये बातें आपको पहले से पता होगी, क्योंकि मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, सारा बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, एकदम शुरू से स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन आपको लेक्चर की सीरीज़ लगातार पढ़नी पड़ेगी, है ना। बीच में अगर आप छोड़ेंगे, खालिस्तान छोड़ेंगे, तो फिर तो वो आगे आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी। तो कोई भी चीज़ छोड़ के ना चलें। अगर आप लेक्चर 11 देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपने लेक्चर 10 तक देखे होंगे, और नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, फिर इसको स्टार्ट कीजिए, जिससे कोई गैप ना रहे और समझ में भी अच्छा आए। तो ये हो गया। अब आप बी समुच्चय में देख सकते हैं कि बी में 3 अवयव है, तो इसका मतलब ए और बी जो है वो तुल्य है। और यहाँ अगर हम इसको देखें, इसको सी समुच्चय नाम दूँ तो सी समुच्चय में भी 3 अवयव है, तो सी की कोटि भी 3 है। लेकिन अगर हम इसको डी समुच्चय नाम दें और डी के देखें तो डी की कोटि 4 है। तो यहाँ पे जो समुच्चय समतुल्य है, या जिसे खाली तुल्य कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, वो है ए बी सी। ये 3 समुच्चय इक्विवेलेंट है, मतलब तुल्य। आ जाइए अगला चलते हैं। दिल्ली शब्द, पहले दिल्ली को समुच्चय में डालिए। जब दिल्ली को समुच्चय में डालेंगे तो डी आएगा, ई आएगा, एल, एच और आई, ये 5 अक्षर आ गए। कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे? उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है बेटा 2 की पावर n से दर्शाई जाती है। n का मतलब है अवयवों की संख्या। फिलहाल यहाँ 5 अवयव है, तो उपसमुच्चय की संख्या होगी 2 की पावर 5, जो कि बराबर होगी 32। इसके 32 उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 0 से लेकर 2 तक, और W का मतलब है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है, तो 0, 1, 2 ये 3 होंगे। 0, 1 और 2। अब ये कह रहा है सभी उपसमुच्चय बनाइए, एक के उपसमुच्चय लिखिए। तो उपसमुच्चय में सबसे पहले आता है खाली, फिर आता है एक एक अवयव का, एक एक अवयव वाले उपसमुच्चय। तो 0 का, खाली 1 का, खाली 2 का, 1 2 का, फिर 2 2 अवयव ले लिए, 0 1, 1 2, 0 0 2, फिर तीनों अवयव ले लिए, 0 1 2। ये लीजिए, टोटल कितने बन गए? 8। ये 8 उपसमुच्चय बन गए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे चिन्ह लगाना है उपसमुच्चय है या नहीं है। अगर उपसमुच्चय है तो आगे वाले समुच्चय का हर अवयव पीछे वाले में होना चाहिए, तब तो उपसमुच्चय है, वरना नहीं है। देखिए ए है, बिल्कुल है। क्या बी है इसमें? हाँ जी है। क्या सी इसमें है? हाँ जी है। तो ये उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय का चिन्ह लगेगा यहाँ पे। क्या 0 इसमें है? तो जवाब है नहीं है। नहीं है इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्या उपसमुच्चय होता है अपरिमेय संख्याओं का? ना साहब, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं में नहीं आती। नहीं आती इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग बात है। जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है। तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय में कैसे आ सकती हैं? तो नहीं आएगी। विषम प्राकृत संख्याएं सारी प्राकृत संख्याओं में आती है, बिल्कुल। जब आप सारी प्राकृत संख्याएं बनाते हैं तो उसमें विषम भी आती है और इसमें सम भी आती है, तो ये उपसमुच्चय है। क्योंकि सारी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का मतलब है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 सारी, और विषम प्राकृत संख्याओं का मतलब है 1 3 5 7 एंड डैश डैश। अब देख लीजिए, इसमें सारी है, इसमें सम भी है, इसमें विषम भी है, तो ये तो 1 3 5 7 इसमें आनी है, तो ये उपसमुच्चय है। ये नहीं है, ये नहीं है और ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालिए। अभी हमने पूरक समुच्चय नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाता हूँ। पूरक समुच्चय का मतलब होता है घटा देना, निकाल देना, डैश कर देना। ए डैश, डैश का मतलब होता है यू में से जो आपका सार्थक समुच्चय जो दिया गया होगा उसमें से ए को माइनस कर दीजिए, ए को निकाल दीजिए, वो आपका पूरक कहलाता है। तो 1 3 5 7 इसका पूरक क्या होगा? समुच्चय में से 1 3 5 7 को निकाल दीजिए, 1 निकाल दीजिए, 3 निकाल दीजिए, 5 निकाल दीजिए, 7 निकाल दीजिए। तो क्या क्या बचा? 2 बचा, 4 बचा, 6 8 9 और 10। ये लीजिए, ये पूरक समुच्चय आ गया। फाई का पूरक समुच्चय, फाई का मतलब क्या होता है? खाली, खाली को निकाल दीजिए। फाई का डैश, फाई का डैश मतलब यू में से फाई को निकाल दीजिए। फाई को क्या निकालेंगे बच्चा? फाई में तो कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, तो पूरा का पूरा यू वापस आ जाएगा। ये बी है, बी का डैश निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, तो ये बचेगा 1 3
5, 7, 9 और 10। यू का डैश का मतलब यू में से यू को ही निकाल दीजिए। यू में से यू को निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, खाली बचेगा, यानी 5 बचेगा। ये 5 आ गया। ये हो गया हमारे पूरक समुच्चय, जिन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट। अब अगला क्वेश्चन है, इनके सार्वत्रिक समुच्चय को लिखिए। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय लिखिए जिसमें ये सब आ जाए। तो 3, 6, 9, 12 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बना लीजिए, और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ये आ जाएगा। और आपको ये बात याद भी होगी कि मैंने समझाया था कि ये जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है ये इकलौता नहीं होता, आप ढेर सारे सार्वत्रिक समुच्चय बना सकते हैं, ढेर सारे सार्वत्रिक समुच्चय बना सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याओं का बोल दीजिए, पूर्णांकों का बोल दीजिए, पूर्णांकों में भी आ जाएंगे, प्राकृत संख्याओं में भी आ जाएंगे। तो कई प्रकार के सार्वत्रिक समुच्चय बन सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको एक बनाना है। और इसका सभी रंगों का समुच्चय, सभी रंगों में ये रंग आ जाएंगे, जो सभी रंग है उनका समुच्चय बना लीजिए। सभी रंगों के समुच्चय में ये भी आ जाएगा। जयपुर के निवासियों का समुच्चय, तो राजस्थान के निवासियों का समुच्चय बना लीजिए, राजस्थान में जयपुर वाले आ जाएंगे। आप राजस्थान के निवासियों का समुच्चय बनाइए, उसमें जयपुर वाले अपने आप पहुंच जाएंगे। आगे आते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब होता है सारे उप समुच्चयों का समुच्चय। जितने भी उप समुच्चय है वो सारे बनाइए और उनको एक समुच्चय के अंदर रखिए। तो P5, P का मतलब पावर सेट, 5 का मतलब 5 का पावर सेट, 5 का घात समुच्चय। तो इसका घात समुच्चय खाली होगा क्योंकि 5 के पास कुछ होता ही नहीं है। तो इसका उप समुच्चय बनाने के लिए इसका एक ही उप समुच्चय बनता है, वो खुद होता है, तो इसमें और कुछ होता ही नहीं है, तो इसके अंदर आएगा खाली 5, ठीक है। हाँ, ये समुच्चय, इसका नाम रख लेता हूँ ए। इस ए समुच्चय के 4 उप समुच्चय बनेंगे। एक तो बनेगा खुद 5, एक बनेगा खाली ए, एक बनेगा खाली बी, एक बनेगा ए और बी, ये लीजिए। फिर इसको बी नाम दे दीजिए, बी समुच्चय। इसके उप समुच्चय बनाइए, तो इसका उप समुच्चय बनेगा 5 और एक बनेगा x। बस 2 ही बनेंगे क्योंकि एक अवयव है, एक अवयव होगा तो 2 उप समुच्चय बनेंगे, क्योंकि उप समुच्चय की संख्या हम कैसे देते हैं, 2 की पावर n। उप समुच्चयों की संख्या, बेटा यहाँ पे फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लेक्चर को स्किप ना करें, लेक्चर को कंटिन्यू पढ़ें। जो सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4 उससे कंटिन्यू पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। क्योंकि उप समुच्चय मैंने एक अलग लेक्चर में पूरे उप समुच्चय पढ़ाए हैं, तो पहले आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। उप समुच्चय संख्या 2 की पावर n क्यों होती है, किस लिए होती है, सारी बेसिक बातें वहाँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग ये पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें नियम रूप में लिखिए। बिल्कुल लिखते हैं साहब। ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड डैश डैश इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे अब नियम रूप में लिखूँ तो ये लिखूँगा, एक समुच्चय है x का जहाँ x प्राकृत संख्या है तथा x बराबर है n स्क्वायर, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में भी वो नंबर है जो 1 से शुरू है और 10 पे जाके ख़त्म है ना। नेचुरल नंबर में तो अनंत तक जाते हैं, कहाँ तक चलना है, 1 से लेकर 10 तक। अब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर, सारे आ जाएंगे। हो गया। आइए अब इसे आगे आते हैं। इसको देखें तो ये भी ऐसा ही है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, समुच्चय है x का जहाँ x प्राकृत संख्या तथा x बराबर 3 की पावर n, क्योंकि 3 की पावर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं ना, 3 की पावर n, और n खुद क्या है, नेचुरल नंबर है। कौन सा नेचुरल नंबर है, जो 1 से लेकर 5 तक चलता है, ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ आ जाइए, ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। ए ई आई क्या है, स्वर का समुच्चय, जो स्वर है उनका समुच्चय। 1, 3, 5, 7 क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। फाइनली ये प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो गई। तो देखिए, आपके पास आरबीसी की पुरानी बुक्स है तो वो देखिएगा, और उसके साथ इन क्वेश्चनों को दोबारा से खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपने लेक्चरों को स्किप किया, लेक्चरों को आप बीच में छोड़ के। मैंने हर बात बताई है, छोटी सी छोटी डिटेल भी मैंने बताई है,
आप मेरे लेक्चर को शुरू से देखिए और गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे लेक्चर को शुरू से देखा है और फिर अगर आपको कोई डाउट आ गया तो मुझे कह दीजिएगा, पक्की श्योरिटी है इस बात को। अगर आपने मेरे लेक्चर लगातार देखे, अगर आप बीच में देखेंगे तो दिक्कत तो आएगी। कोई मूवी अगर आप 2 घंटे की मूवी छोड़ के अगर आप एंड पे जाते हैं सीधा सीधा अगर एंड देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आनी आनी। कौन किरदार था, कौन उसमें किसने किसका किरदार निभाया, कौन हीरो था, कौन क्या था, ये सारी बातें तो आपको मूवी के शुरू में ही पता लगती है ना, एंड में तो नहीं पता लगती। तो ज़रूरी पार्ट बनता है कि फिर आप अगर एंड देख रहे हैं तो फिर आप गैस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा ऐसे रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा। और वो अंदाज़ा है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, तो अंदाजे पे क्यों जाए। अच्छे काम है ना, पूरी मूवी देखें। तो शुरू से देखिए लेक्चर सीरीज को, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा आपको। और आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़रूरी बनता है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझें, कोई भी कमी कोई भी गलती ना छोड़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और अगले लेक्चर में हम 11.2 को भी पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।